नमस्ते। एस्ट्रोपोली लोकप्रिय यूट्यूब चैनल के मेरे दर्शकों को का बहुत भव्य स्वागत है। मैं लेखक पत्रकार अमूल दवे ने ये यूट्यूब शुरू की और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। आपको याद है तो मेरा पहला ये वीडियो जो था कोरोना के बारे में था। तब हमने एकदम 4 वीक के पहले हमने ये क्लियरली कह दिया था कि कोरोना से भारत को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना का चीन में एक्सपोजर नहीं हुआ है, लेकिन भारत में एक्सपोजर होने की वजह से यहाँ पे कोरोना इतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर आप चाहें तो मेरा वो वीडियो चैनल में जाके देख सकते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट एकदम इम्पोर्टेंट और एक अहम टॉपिक पे है। ये टॉपिक है ग्लोबल रिसेशन का। आपने भी सुना रहेगा, IMF, वर्ल्ड बैंक, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये भविष्यवाणी की है, ये फोरकास्ट किया है कि 2023 का साल अच्छा जाने वाला नहीं है। पूरे विश्व में मंदी फैल जाएंगी और ये मंदी का असर भारत में कितना होगा उस बारे में इकोनॉमिस्ट में मतभेद है। दोनों के इकोनॉमिस्ट में इसके बारे में डिफरेंसेस है। लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका और यूरोप में मंदी अब बहुत ज़ोर से फैलने वाली है और इसकी विपरीत असर पूरे विश्व पे पड़ेगी। तो आज तो ये सवाल ये भी है कि भाई भारत इसके लिए ये मंदी जो आने वाली है या तो आ गई है, उसका सामना कैसे किया जाए। ये मंदी के लिए एक आम आदमी या तो एक इन्वेस्टर उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या खबरदारी लेनी चाहिए, इस बात की हम चर्चा करेंगे। इसके साथ में हम आखिर में एस्ट्रोलॉजी की तरफ से बहुत सारी टिप्स देने वाले हैं जो आपको अब ये मंदी का सामना करने में बहुत मददरूप साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं ग्लोबल रिसेशन और का प्रकार और हमें उसकी कैसे तैयारी करनी है। इकोनॉमिस्ट नूरियल रूबी, जो डॉक्टर डूम के नाम से प्रचलित है, उन्होंने अपने नए पुस्तक में दुनिया के सामने 10 नए खतरे गिनाए हैं। यह आर्थिक संकट बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाने वाला है और इस बारे में चर्चा अभी हम कर रहे हैं। अभी जो पूरा विश्व जो है 2 प्रकार की समस्या के सामने जूझ रहा है। एक तो महंगाई और मंदी। अभी इसके कारण भी बहुत है जो हमें देना चाहिए। अगर इसका प्रथम जो कारण है, जो मेन कारण है, वो रूस और यूक्रेन का वॉर। और इनके ये जो वॉर हो रहा है अभी पौने साल हो गया है, लेकिन हमारा अंदाज है कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि अमेरिका और नाटो के देश यूक्रेन को बहुत मदद कर रहे हैं, उनको वेपन्स भी दे रहे हैं और अटैक और रिवेंज अटैक चालू है, स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक भी चालू है। अमेरिका के आर्मी चीफ का तो ये कहना है कि यह जंग 2023 में भी ख़त्म नहीं होगा। तो नेचुरली जब ये जंग ख़त्म नहीं होगा तो ये जो एनर्जी और फूड क्राइसिस है वो भी ख़त्म होने वाली नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, जर्मनी भी उसके टैंक यूक्रेन को देने वाला है, ऐसे रिपोर्ट है। युद्ध के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा कि रूस को ये वॉर से कितना नुकसान, लेकिन उसका जो सुपर पावर का जो स्टेटस था उसमें ज़रूर बहुत हानि हुई है। रसिया में जंग के खिलाफ कुछ लिखने की मनाही है, लेकिन एक बात श्योर है, इस जंग से नेचुरल रिसोर्सेज पे भारी खराब परिणाम पड़ा है। तेल गैस महंगे हो गए और रसिया ने यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट को भी टारगेट किया है। तो इससे चेर्नोबिल जैसी एटॉमिक डिजास्टर, परमाणु दुर्घटना होने के भी खतरे बढ़ गई है। दोनों देश के जंग की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ है। IMF ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका और यूरोप के ग्रोथ रेट में बहुत भारी गिरावट आने वाली है। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने जाहिर किया है कि 2023 में 1/3 कंट्री में, 1/3 कंट्री में रिसेशन यानी कि मंदी आने वाली है। उनका ये भी कहना है
कि इसमें भारत ब्राइट स्पॉट है। उनका ये कहना है कि 2022 से भी ये साल और भी कठिन जाने वाला है। चीन में कोरोना फैल गया और बहुत जान-हानि और मरण हो रहे हैं और वहाँ इसीलिए उसमें भी आर्थिक संकट मंडरा रहा है। यूरोपियन यूनियन के 28 में से आधे देश में मंदी फैल गई है और बाकी देश में मंदी जैसे हालात होंगे, ऐसा IMF का कहना है। वर्ल्ड अनसर्टेनिटी, विश्व की जो अनिश्चितता का जो आंक है, जो इंडेक्स है, वो फिर से ऊपर जा रहा है। देशों के GDP गिरने वाली है। महंगाई को रोकने का कोई प्रभावी उपाय विश्व के पास नहीं है, लेकिन सारे विश्व के जो भी देश है उनकी सेंट्रल बैंक ये महंगाई रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज के दर में कटौती करती है। उनका ये प्रयास छोटी जाल में व्हेल जैसी बड़ी मछली पकड़ने जैसा है। इसके पीछे लॉजिक उनका ये है कि जो पब्लिक है, जिनके पास पैसे है, वो अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट की लालच में अपने जो पैसे है वो बैंक में रखेंगे और इसमें खर्च करेंगे, जिससे दाम कम हो जाएंगे। अभी इससे महंगाई कम होती है कि नहीं वो तो मालूम, लेकिन एक चीज़ तो निश्चित है, इससे ग्रोथ रेट में भारी गिरावट आती है। वर्ल्ड बैंक का तो कहना है कि ब्याज दर में बढ़ोतरी करने का आइडिया अच्छा नहीं है। इसका मार जो डेवलप नहीं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील देश है, उसकी लोन लेने वाली जनता पर पड़ेगा। IMF का अंदाज है कि 2022-23 में भारत का ग्रोथ रेट 6.8% और 2023 और 24 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ग्रोथ रेट 6.1% होगा। IMF ने 2023 में खराब मंदी के संकेत दिए हैं। वर्ल्ड ग्रोथ में 2026 तक $4 ट्रिलियन की गिरावट आएगी। 90 डेवलपिंग देश की करेंसी कमजोर हुई है, इससे 1/3 देशों की करेंसी में 10% से भी जास्ती रिडक्शन गिरावट आया है। फूड एंड एनर्जी सेक्टर को भारी नुकसान हुआ है। सारे विश्व की 20% यानी कि $17 ट्रिलियन इनकम कम होने का अंदाज है। ग्रोथ रेट को संभालने के लिए बहुत सारे देश ने एक नया किमिया इस्तेमाल करे, वो करेंसी की नोट छाप रहे हैं, बड़ी मात्रा में छाप रहे हैं और इसका भी फ्यूचर में विपरीत असर आएगा। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे ने ऐसा निवेदन किया है कि जिससे एक भूकंप मच गया है। उन्होंने 16 जनवरी के एक बयान में कहा है कि ग्लोबल रिसेशन की शुरुआत हो गई है। उसके संकेत केंद्र सरकार ने भी हमें दिए हैं। जून महीने से भारत को मंदी की मार झेलनी पड़ेगी, ऐसा उनका कहना है। रिसेशन की व्याख्या अगर हम कहें तो लगातार 2 त्रैमासिक मतलब क्वार्टर में GDP गिरता है तो इसे मंदी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत 2023 के 6 महीने की तुलना में 2022 के इसी पीरियड में जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो कम होगा। अभी एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम ये इसका जो रिसेशन आने वाले और जो जिसका इकोनॉमिक्स वाले ने इसका प्रेडिक्शन किया है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है कि 17 जनवरी 2023 में शनि महाराज ने मकर राशि छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया है। शनि महाराज की चाल तो आप जानते ही, वो धीरे धीरे चलते हैं। वो एक राशि में 2.5 साल लेते हैं। इसके साथ में अभी जो सबसे जो शुभ कारक ग्रह है और जो तेजी का कारक माने जाते हैं, जो गुरु जो सब कुछ शुभ करते हैं, वो बृहस्पति भी अभी अपनी खुद की राशि मीन में विराजमान है। राहु की बात करें तो राहु अभी 1 नंबर की राशि मेष राशि में है। अभी इसकी वजह से क्या हुआ है कि गुरु जो ग्रह है, जो सबसे शुभ ग्रह है, वो 2 पाप ग्रह शनि और राहु के बीच में फंस गया है। उसकी जो शुभता है वो कम हो गई है, वो एक पाप कर्तरी योग में फंस गया है और इसमें अप्रैल तक कोई चेंज होने वाला नहीं है। अप्रैल के मध्य में गुरु मेष राशि में प्रवेश करने वाले, लेकिन इससे भी कोई समस्या का अंत आने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वो एराइस में जाएंगे, 1 नंबर की राशि में जाएंगे, तो गुरु और राहु की युति होगी, जो जिसे गुरु चंडाल योग कहते हैं। ये युति भी मंदी की कारक है, ये युति भी इतनी अच्छी नहीं है। अभी
इसी वजह से, ये सब कारण की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को इतनी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। ये आप समझ लीजिए। ये सब ग्रहमान का अंदाज लगा के हमारा ये मानना है कि देश के जो सेक्युलर फैब्रिक है इसके पे इसकी विपरीत असर पड़ेगी। कौमी रमखान भी हो सके। कौमी आपको याद रहेगा कि जब शनि महाराज कुंभ राशि में थे, उसी वक्त अयोध्या, राम जन्मभूमि अयोध्या में एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर गिराया गया था। इसके बाद में बहुत भूकंप मच गया था, बहुत अराजकता फैली और मुंबई में सीरियर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। 1992 में ये स्ट्रक्चर गिराया गया था और 12 मार्च 1993 में 1993 में टेररिस्ट ने मुंबई पे बड़ा हमला किया था। ये आपको मालूम है। तो इस प्रकार के, तो ये शनि महाराज जब भी कुंभ राशि में आते तभी वो अपनी एक इफेक्ट छोड़ के जाते हैं। तो ये शनि महाराज का ये कुंभ में बैठना, ये मंदी का तो कारक बनने वाला ही है। अभी दूसरे भी बहुत सारे, जैसे कि यूरोप में और अमेरिका में दिखते, ऐसे इधर भी भारत में भी कोई भी कारण सर आंदोलन होने की भी संभावना है। कोई भी निर्णय के अगेंस्ट, सरकारी निर्णय के सामने ये किसानों ने आंदोलन, कैसे आंदोलन होने का भी खतरा मंडरा रहा है। दूसरी बात करें तो हमें ये सब में से ये जो लेसन सीखना है, या तो जो टिप्स है, हमारी टिप्स है कि अभी फिलहाल जो भी इन्वेस्टर है वो अक्टूबर महीने तक अपना इन्वेस्ट करने में हाई रिस्क न ले। जो आम आदमी है या तो जो रोजगार करते हैं, जो सैलरी कमाते हैं, उनको मेरी यही सलाह है कि फिजूल खर्च न करें, लग्जरियस आइटम में पैसा बर्बाद न करें, खाली जीवन आवश्यक वस्तुओं को ही वो खरीदे, डिस्काउंट और ऑफर के चक्कर में ना पड़े। तो ये हमारी उनको ये सलाह है। और कोरोना काल में हमें ये मालूम पड़ गया है कि भाई हम जो हमारे जो खाद्य पदार्थ है, गेहूँ चावल, उसको हमें स्टोर करके रखना है। पहले के ज़माने में हम करते थे, लेकिन फिर बाद में अभी बहुत सारे लोग नहीं करते। तो हमारे लोगों की ये सलाह है कि एक जो विश्व ग्लोबल इकोनॉमी में जो संकट आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे साल भर का अनाज का स्टोर करके रखें, जिससे महंगाई आएगी तो भी उनको इतना फटका नहीं पड़ेगा। एनर्जी क्राइसिस के लिए भी हमें तैयार रहना है। कोई भी पैसा है उसको होल्ड करके रखना है, सेविंग बढ़ाना है, फिजूल खर्चे हमें करने नहीं है। जो नौकरी करते हैं, जो हमारे सैलरी पे जीने वाले हमारे जो लोग हैं, उनको मेरी ये सलाह है कि स्टेबिलिटी को प्राधान्य दिया जाए। कोई बड़े राइज या तो वेतन वृद्धि के चक्कर में या तो लालच में आके अपनी जो स्थिर नौकरी है उसे छोड़े नहीं तो उनको पछताना पड़ेगा। 2023 का साल है वो केतु का साल भी है। केतु एक छाया ग्रह है। केतु को सर ही नहीं, मतलब उसको दिमाग ही नहीं है। तो केतु इसलिए ये साल में कोई भी सोचे समझे बिना, कोई भी लॉजिक, कोई भी तर्क के बिना, कोई भी रीजन के बिना डिसीजन लेने की परंपरा हमें दिखने वाली है। इसीलिए सोच समझ के जो भी डिसीजन ले वो सोच समझ के, और जैसे कि दूध का जो जला हुआ तो चाल भी फूक से पीता है, इस प्रकार बहुत सावधानी से निर्णय ले। कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करे, अपने पैसे को बचा के रखे। कोई भी निर्णय अपने जो एल्डर से या तो अपने जो मित्र है उनसे परामर्श करने के बाद ही करे। कुदरती आपदा, भूस्खलन, वोल्केनो, साइक्लोन, ये भी ऐसी घटनाएं भी बढ़ने की बहुत संभावना है। और नेपाल में जैसे हवाई दुर्घटनाएं, वैसी एयर मिसहेप होने के भी बहुत जोखिम है। तो इसीलिए बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझ के, एक एक कदम सोच के फूक के चले। 2023 जैसे ऐसे नहीं है कि भाई पहले कोई क्राइसिस आई नहीं है, पहले भी फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस आई है, पहले भी बहुत टाइम मंदी आई, लेकिन भारत और हम लोग इसमें से बाहर आए। इसके लिए इसमें से बाहर निकलने के लिए हमको धैर्य और संयम रखना है, यही है। और मेरी यही शुभकामना है कि हमारे जो भी है, जो हमारे भाई लोग और हमारे देशवासी हो, वो ये संकट में से बहुत
आसानी से बाहर आए। जिसने भी ये मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की वो सब्सक्राइब करे, और ये जो वीडियो है जो पब्लिक को जो हमने जो सलाह दी है, ये सलाह बहुत लाखों लोगों तक पहुँचे, इसके लिए इसे फॉरवर्ड करें और हमारे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे जो नए वीडियो आने वाले हैं वो आप मिस न करें। जय हिंद।